हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? बच्चा मजे में सब लोग, सेफ एंड साउंड। चलिए शुरू करते हैं। देखो हमने कल जो डिस्कस किया था वो ऐसे सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, वेपर फेज में होते हैं, है ना। कल हमने डिस्कस किया था। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर सॉल्यूट जो है वो आपका नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है, और आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है ना। ये वाला हमने केस 1 बनाया था और सेकंड केस हमने बनाया था कि दोनों अगर वोलेटाइल हो तो, राइट। ये दोनों जो केसेस थे, ये दोनों केसेस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए थे। मतलब कि इसमें पानी था और पानी में हम चीजों को डिसॉल्व कर रहे थे, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है। आज मैं आपको एक जनरल क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं कि सॉल्यूशंस जो है इसके टाइप्स क्या होते हैं और उसको कैसे बताया जाता है, या फिर कैसे हम उसको बता सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन को कि वो लिक्विड सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है या सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। वो कौन सा सॉल्यूशन है वो आप कैसे बता सकते हो, है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पे आज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस लेने जा रहा हूं। हम एक पूरा टेबल बना रहे हैं यहाँ पे, जिस टेबल में हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट यूज होने वाला है वो, और जो सॉल्वेंट हम यूज करने वाले हैं वो, इसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और इसके कोई ना कोई जो एग्जांपल्स हैं वो इसमें हम पुट करते जाएंगे। ठीक है। मगर सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए एक डेफिनेशन बता देता हूं। किसी भी सॉल्यूशन का टाइप जो है वो डिसाइड होता है जो फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन है उसके बेस पे। मान लीजिए अगर फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड है, मतलब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है, मान लो फाइनल सॉल्यूशन का जो स्टेट है वो सॉलिड रहता है, तो इसको बोला जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। उसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अगर फाइनल स्टेट लिक्विड रहता है तो उसको बोलेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर फाइनल स्टेट जो है वो आपका गैसियस रहता है तो उसको बोला जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। तो हम इस चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। और सबसे ज्यादा जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसपे ये पूरा चैप्टर फोकस्ड है, वो है लिक्विड सॉल्यूशन। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको 2 एग्जांपल्स बता दिए हैं। उसके बेस पे ही हम आगे भी क्वेश्चंस और उसके बेस पे ही जो कंसेप्ट्स है वो दिए जाएंगे। ठीक है। मगर अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है। एक्चुअली बहुत ही बेसिक चीज है, मगर अभी आप ये बहुत इजीली समझ पाओगे। ओके, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में पहले यहां पे टाइप बना रहा हूं मैं सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है आपका क्या हो, सॉलिड हो, तो इसको सॉलिड सॉल्यूशन में क्लासिफाई किया जाता है। सॉल्यूट जो है वो क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है। चलो मान लीजिए हम सॉल्यूट और सॉलिड इन दोनों को सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, तो ऐसे कौन सी चीज हो सकती है जिसपे दोनों चीजें जो है वो सॉलिड हो, सॉलिड आपका सॉल्यूट भी हो और सॉल्वेंट भी हो। तो जनरली आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर हम किसी 2 सॉलिड को तो कैसे मिक्स कर सकते हैं। एक मैंने नमक ले लिया, एक मैंने ले लिया शुगर। अब शुगर और अगर हम सोल्ट को मिक्स करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऐसे तो मिक्स नहीं हो जाते। मिक्स कर दोगे तो वो क्या रहेगा, वो मिक्सचर तो बनेगा मगर वो सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एनी 2 थिंग्स। और जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो मिक्स करने के बाद अब इन दोनों का जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी था, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाएगा। जबकि जब नॉन
सॉल्यूशन बनेगा। मतलब नमक और सॉल्ट को मिक्स कर रहे हो तो दोनों क्या है, अलग है, उनका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बचता है, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, तो अब सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में कौन सा एग्जांपल दे सकते हो? सॉलिड सॉल्यूशन में एग्जांपल आएगा अलॉयज। अलॉयज जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि अलॉयज में क्या होता है, अलॉयज में मान लो आपके पास है ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, या फिर 22 कैरेट गोल्ड हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है, इसमें दो अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन है, कॉपर जिंक का कॉम्बिनेशन है, कॉपर टीन का कॉम्बिनेशन है, या फिर गोल्ड के साथ सिल्वर या कॉपर, इसका कॉम्बिनेशन मिक्सचर है। तो इस तरह से क्या बनता है, अलॉयज बनता है। स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में मेनली तीन चीजें होती है, एक होता है आयरन, एफी, क्रोमियम, निकल, और साथ साथ में उसको बाइंड करने के लिए होता है कार्बन, राइट। आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन, तो ये चार चीजें इसके अंदर होती है। इसलिए क्या होता है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता, स्टेन नहीं लगता, इसलिए इसका नाम है स्टेनलेस स्टील, राइट। एसएस बोलते हैं इसको, स्टेनलेस स्टील, गॉट इट। तो ये सारे अलॉयज जो है वो क्या है, सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है। बनाते कैसे हैं अलॉयज को? अलॉयज को बनाने के लिए दो, आपके पास जो भी मेटल्स हैं उन मेटल्स को क्या करो, मेल्ट करो और उसको मिक्स कर दो एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में। मान लो एक मेटल लिया आपने 45%, तो आप दूसरा मेटल लोगे 55%, ये लेके उसको मिक्स कर दो, और 100 ग्राम 45 एंड 55 ग्राम लेके हम मिक्स कर सकते हैं। सो दीज आर द अलॉयज। अलॉयज जो है वो सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल। अच्छा, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल मतलब सॉल्वेंट आपका सॉलिड है और आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, लिक्विड है। इसमें एग्जांपल के तौर पे ले सकता हूं मैं सोडियम एमालगम, सोडियम मर्क्यूरी का मिक्सचर। सोडियम मर्क्यूरी जो है वो एग्जांपल है इस तरह का। जिंक एमालगम, ZnHg, इसको बोलते हैं अमालगम। अमालगम का मतलब है मर्क्यूरी के साथ किसी भी ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का रिएक्शन, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल का रिएक्शन जो है, रिएक्शन बोले तो उसके साथ उसका मिक्सचर जो है वो बनाया जाता है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो जब मर्क्यूरी के साथ मिक्स करोगे तो वो बनाएगा अमालगम, तो उससे अमालगम बनता है। ये जो अमालगमेशन है या फिर अमालगम बनता है, उसमें आपका ये जो मेटल होता है ना, सोडियम हो गया या फिर जिंक हो गया, ये एज अ सॉल्वेंट काम करता है, ये ज्यादा अमाउंट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। जबकि उसमें क्या डाला जाता है, मर्क्यूरी डाला जाता है। मर्क्यूरी जो है वो क्या है, लिक्विड। तो एक बात बराबर से याद रखो, ज्यादातर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है या फिर ये आपके दिमाग में चलता रहता है कि अगर मर्क्यूरी है और उसमें हमने सोडियम डाला होगा ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सोडियम ज्यादा अमाउंट में होगा, मर्क्यूरी कम होगा। मर्क्यूरी जो है वो कम अमाउंट में है, और फाइनल सॉल्यूशन का स्टेट कौन सा होगा, सॉलिड। फाइनली सॉल्यूशन का स्टेट सॉलिड है तो उसको बोला जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। इज इट ओके? चलो ऐसा एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने जो रोटी का आटा बनता है, रोटी का आटा जो बनता है, गूंद के बनाते हैं ना पूरा आटा जिससे रोटी बनती है, वो तो आपने देखा होगा। उसमें क्या करते हैं, आटा जो है गेहूं का या फिर आप चने का जो भी आटा लेते हो, वो आटा ज्यादा अमाउंट में होता है, और उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद उसको हम क्या पूरा आटा गूंद लेते हैं, तो ये पूरा जो बनता है वो क्या, फाइनल स्टेट कौन सा होता है इसका, सॉलिड। इसमें क्या था, सॉलिड आटा ज्यादा था, पाउडर, राइट, उसमें पानी डाला है हमने, तो वहां पे सॉल्वेंट जो है वो है आटा, पाउडर, राइट, और उसमें हम क्या डाल रहे हैं, पानी, यानी लिक्विड एज अ सॉल्यूट है उसके अंदर। इज इट ओके? तो वो भी क्या है, इसी तरह का सॉल्यूशन है ना, राइट, तो वो भी सॉलिड सॉल्यूशन है। हम अब तक जो भी सॉल्वेंट या सॉलिड यूज करते थे, या फिर आपके दिमाग में अब तक जो भी चीजें हैं, वो क्या है, वो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने वाली कहानी आपको पता है। क्योंकि कभी भी आपने आज तक इस तरह के कोई सॉल्यूशंस देखे नहीं, क्योंकि ये रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होने वाले सॉल्यूशन से काफी अलग है। या फिर इतने सारे कोई रूटीन लाइफ में कोई आप अलॉयज इस्तेमाल करते हो मगर कभी आप बनाते नहीं हो ना। अब अमालगम जो है वो भी यूज करते हो मगर कभी बनाते नहीं हो। कहाँ पे, लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है।
अच्छा, अब मेन एम क्या है अमालगम बनाने का? मेन एम ये है अमालगम बनाने का कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ मर्क्यूरी का मिक्सचर है। तो अगर किसी भी मेटल को मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं, राइट, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इस सोडियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो यहां पे बनता है सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है यहां पे, ये जो हाइड्रोजन गैस यहां पे निकलती है, ये बहुत ही विगरसली, बहुत ही फास्ट यहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो इसका जो स्पीड है वो इतना ज्यादा होता है और ये इतना ज्यादा अमाउंट में निकलना शुरू हो जाता है कि इसको कंट्रोल नहीं करा जा सकता। तो मान लो किसी क्लोज वेसल में आपने ये रिएक्शन करा है और हाइड्रोजन बहुत ही जल्दी से बाहर निकलना शुरू हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो वेसल को खोल के या तोड़ के हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, राइट। या फिर आप ऐसा करना चाहते हो, इस हाइड्रोजन गैस को यूज करके आप किसी का रिडक्शन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका मुझे रिडक्शन करना है। तो आप जानते हो ना, हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करके उसको अल्केन में कन्वर्ट कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करके उसको अल्कीन या फिर फाइनली अल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। Are you getting a point? Right? Hydrogen can be used for the reduction of double bond, triple bond, benzene ring and whatsoever. कोई भी ले लो, किसी का भी रिडक्शन करना है तो हाइड्रोजन से हो सकता है। Got it? मगर हाइड्रोजन बहुत ही फास्ट अगर प्रोड्यूस हो गया और इतना जल्दी वो निकलने लगा कि वो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करने के लिए रहा ही नहीं, वो चला गया एटमॉस्फेयर में, राइट, या फिर आपके वेसल से बाहर निकल गया, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन का प्रोसेस का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम हो जाएगा। अगर मैंने प्योर मतलब ऐसे ही मेटल का किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया तब। अब क्या करते हैं, अब इस मर्क्यूरी के साथ उसका एक अमालगम बनाते हैं। अमालगम एक सॉल्यूशन है, एक गाढ़ा सा एकदम थिक सा ऐसा सॉल्यूशन होता है, थिक शेक जैसा, राइट। इस सॉल्यूशन को जब आप किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हो ना, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इस थिक मटेरियल में से निकलते वक्त बबल आउट होगा, धीरे 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 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज होने का स्लो, जिससे हम किसी भी चीज का रिडक्शन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मेन एम होता है इस अमालगम बनाने का रिडक्शन प्रोसेस को धीमा करना, रिडक्शन प्रोसेस जो है उसको स्लो करना, राइट। आपको याद होगा ZnHgHCl हमने यूज किया था, इसको क्लेमेंशन रिडक्शन बोलते हैं। क्लेमेंशन रिडक्शन में जिंक एमालगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, राइट, इसको बोलते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। ये मेनली एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। डू रिमेंबर बेटा, वापस 12th स्टैंडर्ड में ही इसी ईयर आपको जब वो ऑर्गेनिक वाला हम शुरू करेंगे एल्डिहाइड कीटोन, उसमें हम रिडक्शन वाला प्रोसेस चेक करेंगे। अगर एल्डिहाइड या कीटोन का मैं जिंक मर्क्यूरी एमालगम और HCl के साथ रिएक्शन करता हूं, ZnHgHCl, तो वो क्या करता है, रिडक्शन करके एल्डिहाइड कीटोन से बनाता है अल्केन। इसको बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन बोलते हैं। सो अल्टीमेटली इवेंचुअली ये जो अमालगम्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, लेबोरेटरी में होते हैं ज्यादातर। नाउ गैस सॉलिड, गैस और सॉलिड, आपका सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है और आपका जो गैस है वो यहाँ पे एज ए सॉल्यूट है। तो ये भी ज्यादातर आपने लेबोरेटरी में ही या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में ही देखा होगा। हम यहाँ पे पैलेडियम पीडी, पैलेडियम कार्बन और H2 यानी हाइड्रोजन गैस, इसका मिक्सचर लेते हैं। तो पैलेडियम और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है ना, पैलेडियम हाइड्रोजन का मिक्सचर, ये क्या काम करता है, ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है ना। और ये कार्बन जो है वो क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। कार्बन यानी चारकोल जो है वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। लेड और हाइड्रोजन का मिक्सचर जो है वैसे कैटलिस्ट काम करता है, किसी का रिडक्शन करना है तो यूज करते हैं। तो यहाँ पे पैलेडियम जो है वो क्या होता है, एकदम से बारीक सा, एकदम छोटे 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 उसके अंदर छेद वाला होता है, पूरा पोरस मटेरियल है। उसके अंदर हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एम्बेडेड होता है। इन दैट पोर्स हाइड्रोजन गैस इज एम्बेडेड, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर भरा होता है। तो ये जो मिक्सचर बनता है ना,
ये मिक्सचर होता है गैस और सॉलिड टाइप का मिक्सचर। एक सिंपल और एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप जो बिस्किट खाते हो, पार्ले जी बिस्किट मान लो आप खाते हो, तो पार्ले जी बिस्किट में क्या होता है, पार्ले जी बिस्किट के अंदर बिस्किट को तोड़ोगे ना तो अंदर छोटे छोटे अंदर छेद होते हैं और उसके अंदर क्या होती है, एयर भरी होती है। तो वो भी कैसा मिक्सचर है, सॉलिड और गैस के कॉम्बिनेशन से बनता है, सॉलिड और गैस। अच्छा, आप जो इडली खाते हो, इडली, इडली में भी क्या होता है, इडली में बेकिंग सोडा डाला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का क्या काम है, बेकिंग सोडा जो है वो इडली के अंदर ऐसे जाली बनाता है, अंदर छोटे 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 ऐसे छेद बना देता है, जिससे क्या होता है एकदम सा स्पॉन्जी बनता है इडली, राइट। तो ये जो इडली आप तोड़ा, आपने इडली को तोड़ा, तो इसके अंदर भी क्या होता है, वेपर्स, पानी की वेपर्स होती है अंदर। और अगर ठंडा हो गया आपका पूरा इडली, फिर भी तोड़ोगे तो अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर्स, ये दोनों चीजें होती है। तो ये भी क्या है, काइंड ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, एंड आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, इसके अंदर गैस, गैस अंदर सॉलिड के फॉर्म में रहती है। तो ये भी एग्जांपल्स है, मगर ये मैंने इन जनरल एग्जांपल दी। परफेक्ट एग्जांपल जो साइंटिफिक एग्जांपल जो है वो ये वाला है, लेड एंड H2, राइट, ठीक है। तो ये जो हमने बात की वो आपको सॉलिड सॉल्यूशन के लिए बताया। एक बार इसको बराबर से आप चेक करो, बराबर से देखो, एक एग्जांपल जो है बराबर याद रख लो जल्दी। ओके, फाइन। चलो, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड एंड गैस लिक्विड। ओके, तो अगर हम यहां पे सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास है NaCl प्लस H2 या फिर यूरिया प्लस H2। तो ये मिक्सचर जो है वो किसका मिक्सचर हो जाएगा, सॉलिड और लिक्विड का। लिक्विड ज्यादा है, सॉलिड कम है, तो टोटल जो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड। तो इसको बोला जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों लिक्विड लिक्विड मिक्स कर रहे हो तो हम कर सकते हैं यहाँ पे इथेनॉल प्लस वाटर, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे मिथेनॉल प्लस वाटर। अच्छा, यहाँ पे एक और भी ले सकता हूं मैं, टोल्यूइन प्लस बेंजीन, टोल्यूइन प्लस बेंजीन, ठीक है। गैस लिक्विड, गैस लिक्विड में ले सकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी ये कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन प्लस पायरोगेरॉल, ऑक्सीजन प्लस पायरोगेरॉल, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के हो जाएंगे। देखो, लिक्विड सॉल्यूशन वाला ये पोर्शन आपको पता है या बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये कंडीशन जो है वो कौन सी है, ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसको हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला है।
नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला हुआ है ना, तो हमारा केस 1 हो गया। ये वाला कौन सा है, इथेनॉल पानी में या टोल्यूएन बेंजीन में, ये दोनों वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, गैस को लिक्विड में डालते हो, यानी हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में अगर मिक्स करोगे, या फिर ऑक्सीजन को पायरोगैल के साथ मिक्स करोगे, तो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो क्या है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। इज इट ओके, ये क्लियर है? तो मेनली ये चीज हमने इसलिए आपको बताई है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनल सॉल्यूशन का जो भी स्टेट है, यानी आपका सॉल्वेंट जिस स्टेट में है वो आपका सॉल्यूशन का फाइनल स्टेट रहेगा। अगर ये फाइनल स्टेट रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, ये उस टाइप का सॉल्यूशन, सॉलिड या लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके लिए बातें चल रही है। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट, थर्ड वन जो है वो है गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, मगर सॉल्वेंट जो है वो क्या है, गैस, गैस और गैसियस फॉर्म में है। उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, गैस आपका जो है वो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट आपका सॉलिड है। इसमें ले सकता हूं मैं I2 प्लस N2 या O2, यानी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आयोडीन को, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आयोडीन को इवेपोरेट होने दिया जाए या फिर उसका सब्लिमेशन हो जाए, तो ये सॉलिड है, जबकि ये क्या हो जाएगा, गैस है, ये सॉल्वेंट है। ऐसा हम ले सकते हैं एक और, कैम्फर इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। कैम्फर को नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ले रहे हो आप, तो कैम्फर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है तो क्या होगा, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कैम्फर का कंबशन नहीं होगा, कैम्फर का कंबशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स जो है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रह जाएंगे या फिर उड़ते रहेंगे, तो इसको बोलेंगे हम इस तरह का गैस सॉलिड या सॉलिड गैस टाइप का सॉल्यूशन, ये गैस सॉल्यूशन है। लिक्विड गैस, गैस ज्यादा है, लिक्विड कम है, लिक्विड का अमाउंट कम है और गैस ज्यादा है, तो इसके लिए हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं, चलिए वापस आते हैं। सॉल्यूट हमारे पास क्या है, कम अमाउंट में है, गैस ज्यादा अमाउंट में है, तो इसके लिए एग्जांपल क्या दे सकते हो, लिक्विड हमारे पास है H2O in air, अदरवाइज H2O in एटमॉस्फेयर, मतलब जो ह्यूमिडिटी है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे दे सकते हैं क्लाउड, क्लाउड वाला एग्जांपल ले सकते हैं, राइट, तो वो इसमें हम डाल सकते हैं। अच्छा, दोनों गैस गैस है तो क्या हो जाएगा, N2 प्लस O2, या फिर सिर्फ हम बोल सकते हैं एयर इटसेल्फ, एयर जो है वो भी किसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सारे गैसेस का कॉम्बिनेशन है, लिक्विड और सॉल्वेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों क्या है, गैस होंगे। इज इट ओके? तो इसको बोलेंगे हम गैस सॉल्यूशन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको वापस से बताया है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में हमने ये कर लिया था, मगर अभी ये बताने के पीछे रीजन ये है कि कई लोगों को
मुझे कमेंट्स करके दिया था कि सर हम डायरेक्टली ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो सॉल्वेंट है वो या फिर आपका जो सॉल्यूशन उसका टाइप क्या है। शायद उन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, मैंने उनको बोला भी था कि आप फर्स्ट लेक्चर देख लो, उसमें है ये, मगर फिर भी एक बार मैंने रफली आपको आइडिया दे दिया, राइट। तो जिन लोगों को ये नहीं समझा था, पता नहीं चला था कि सॉल्यूशंस के सॉलिड लिक्विड गैस कैसे डिसाइड करते हैं, वो ये करो, है ना। और जब भी आप कोई भी बेटा लेक्चर मिस करते हो ना, तो वो आपको हमारे ऐप में, उपाधि एजुकेशन ऐप में आपको सारे पुराने लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक नंबर दूंगा, उनका आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इज इट ओके, राइट। चलो, तो बैक टू द बिजनेस वापस आते हैं, जहां पे कल छोड़ा था वहीं से हम नया टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। नया टॉपिक ये है, कल हमने केस 2 जो चेक किया था, केस 2 जो हमने बनाया था, उस केस 2 में दोनों आपके पास वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको आज एक और चीज बताने जा रहा हूं, जो कि है रिलेशन बिटवीन Raoult's law and Dalton's law, ठीक है। राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच का रिलेशन बताने जा रहे हैं हम, ओके। ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। अच्छा, तो पहले मैं आपको बताता हूं राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ है कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हो और उस सॉल्यूशन में जो भी हमने सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, तो सॉल्यूट की वजह से जो आपका सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अगेन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, राइट। प्योर सॉल्वेंट अगर था आपके पास, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। इज इट ओके? तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो चीज थी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज नोन एज, दैट वाज राउल्ट्स लॉ, राइट। नाउ व्हाट वाज द डाल्टन्स लॉ? डाल्टन्स लॉ जो है वो आपने 11th स्टैंडर्ड में जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर था, फिर गैसियस स्टेट वाला जो चैप्टर था, उसमें ये हमने बताया था आपको। वापस बताते हैं, डाल्टन्स लॉ ये है कि अगर एक गैस को एक वेसल में, दूसरे गैस को दूसरे वेसल में डाल दिया जाए फिक्स्ड अमाउंट में, और उनका प्रेशर जो है वो मेजर किया जाए, दोनों का प्रेशर में मेजर कर रहा हूं, तो गैस 1 का प्रेशर है मान लो x, गैस 2 का प्रेशर है मान लो y। अब वही सेम गैस को मैं दोनों को तीसरे वेसल में डाल देता हूं, मैं, तो तीसरे वेसल में डालते वक्त सेम साइज का, फर्स्ट और सेकंड जो वेसल थे वही साइज का हमारा तीसरा वेसल है, उसमें मैंने दोनों 1 और 2 दोनों गैस को डाल दिया। अब मुझे जो वहां पे उन दोनों गैस की वजह से प्रेशर मिलेगा वो कितना होगा, x प्लस y जितना। मतलब कि दोनों गैस तीसरे वेसल में इंडिविजुअल प्रेशर शो करते हैं, दोनों गैस जो है वो इंडिविजुअली बिहेव करते हैं, राइट। तो इसको बोला जाता है डाल्टन्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों में एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन ये है, डाल्टन भी यही बोलता है कि आप ये जो गैस 1 और 2 एक दूसरे के साथ जहां मिक्स कर रहे हो ना, वहां पे वो दोनों गैस एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने अगर गैस 1 लिया अमोनिया और गैस 2 ले लिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस जो है वो तीसरे वेसल में जैसे डालोगे ना, अमोनियम क्लोराइड बना देगा। क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये वैलिड नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। हाँ, एक नाइट्रोजन गैस है, दूसरा आपका हीलियम गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है, दूसरा आपका आर्गन गैस है, एक आपका हीलियम है, एक आर्गन है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। ऐसे गैस का मिक्सचर आप ले सकते हो। इन मिक्सचर जो आप तीसरे वेसल में डालोगे ना, तो दोनों गैस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेगी। तो डाल्टन्स लॉ ये है कि partial pressure of any gas in a solution or in a mixture is
इंडिविजुअली बिहेव्ड लाइक इंडिविजुअल गैस, खुद अकेला ही होगा ना जैसे वेसल में, ऐसे ही काम करता है। और वो जितने भी गैस आपने मिक्स की है, दो गैसेस मिक्स की है, तो वो एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। राउल्ट का भी यही कहना है, राउल्ट का भी यही कहना है। राउल्ट क्या बोलता है? बोलता है कि आपने जिस सॉल्वेंट में जिस किसी भी सॉल्यूट को डाला हुआ है, तो वो सॉल्यूट जो है वो उस सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो पानी ले रहे हो और उसमें यूरिया डालते हो, तो यूरिया और पानी एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करते, वो सिर्फ डिजोल्व हो जाता है। नमक पानी में डिजोल्व हो जाता है, राइट। मगर मैं सोडियम मेटल लेके पानी में डालता हूं, तब तो वो ब्लास्ट हो जाता है, यानी वो केमिकल रिएक्शन करता है। तो सोडियम का पानी में कभी सॉल्यूशन नहीं बनता। हाँ, सोडियम का मर्क्यूरी में सॉल्यूशन बन सकता है, अभी मैंने बताया सोडियम का मर्क्यूरी में सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि उसके साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो दोनों में एक चीज कॉमन है कि दो चीजों को मिक्स करने पे वो केमिकल रिएक्शन नहीं करने चाहिए, फिजिकली इसका एक मिक्सचर बन जाना चाहिए। तो ये जो है राउल्ट और डाल्टन दोनों का एक लिमिटेशन है। अच्छा, राउल्ट्स लॉ जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। अब क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक ब्रीफ में आपको आइडिया बता देता हूं मैं। हमने अभी जितने भी सॉल्यूशंस का टाइप देखा था, सॉलिड, लिक्विड या गैस सॉल्यूशन, 9 मैंने अलग अलग टाइप्स बताए थे आपको। वो सारे टाइप्स के सॉल्यूशन जो है, वो सारे टाइप्स के सॉल्यूशन के अंदर हम एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट लेते हैं, और सॉलिड और सॉल्वेंट में ऐसा जो भी कंडीशन होगा जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन ना करें, इंटरेक्शन बोले तो ना अट्रैक्शन शो करे ना रिपल्शन शो करे, जैसे कि टोल्यून इन बेंजीन। टोल्यून बेंजीन का जो एग्जांपल था, इसमें क्या होता है, टोल्यून और बेंजीन, इन दोनों का, टोल्यून का और बेंजीन का, उन दोनों का शेप, साइज, आयनिक पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट, ये चीजें ऑलमोस्ट सेम होती है। वापस से सुनो, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, दोनों सॉल्यूशन जो है, यानी दो चीजें हम जो मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड एंड सॉल्वेंट, उन दोनों का साइज, शेप, उनका जो पोलैरिटी है यानी डाइपोल मोमेंट है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या बना सकता है, आइडियल सॉल्यूशन बना सकता है। तो हम आइडियल सॉल्यूशन के तौर पे ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं टोल्यूइन एंड बेंजीन। जबकि हमने दूसरा एक एग्जांपल लिया था वाटर एंड इथेनॉल। तो वाटर और इथेनॉल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ ना, एक टाइप का अट्रैक्शन हुआ, तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते। अच्छा, ऑयल एंड वाटर, वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो वो सारे क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो वापस से राउल्ट्स लॉ जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मैं डिटेल में आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उसके एग्जांपल्स जो है बताऊंगा, इसके बाद वो पॉइंट हम ले रहे हैं, ठीक है। मगर अभी जितनी काम की चीज है वो याद रखो, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में कॉमन चीज ये है कि दो चीजों को मिक्स करने पे उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके ना, अब मुझे एक सॉल्यूशन यहां पे प्रिपेयर करना है। एक सॉल्यूशन बनाते हैं, एक बीकर लिया मैंने, उस बीकर में मैंने पानी ले लिया और यहां पे ले लिया मैंने पानी, ठीक है, और साथ में हमने इसमें मिक्स कर दिया इथेनॉल, ठीक है। दो यहां पे एक सॉलिड और सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स कर दिया हमने। तो अब होगा क्या कि यहां पे मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल्स, और इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे इथेनॉल के भी मॉलिक्यूल्स होंगे।
मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जबकि इथेनॉल मॉलिक्यूल्स है। ये समझने के लिए ये बी है और ये है ए, ये है ए, ठीक है। ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को अगर थोड़ी देर तक आप ऐसे रखोगे तो क्या होगा, ये वेपराइज होगा, इसकी वेपर्स बनेंगी, साथ साथ में आपका बी जो है उसकी भी वेपर्स बनेगी, और उसमें जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा उसकी ज्यादा वेपर्स बनेगी, जो कम वॉलेटाइल होगा उसकी कम वेपर्स बनेगी। आपको मैंने इससे पहले बता दिया है नेचर ऑफ आपका जो सब्सटेंस है उसके बेस पे कि वाटर जो है वो क्या करता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है दूसरे और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जबकि इथेनॉल जो है वो क्या करता है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इथेनॉल का क्या होता है बेटा, ज्यादा इवेपोरेशन होता है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने इसका ये वेपर ज्यादा दिखा है, ये लाइंस मैंने बड़ी बनाई। तो ये सब बताता है कि ये जो इथेनॉल है वो ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स दिखा देता हूँ, हाँ, वेपर फेज में, वेपर फेज में इथेनॉल के ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जबकि वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। गॉट इट? ये समझा? तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी ये ए के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में कम है जबकि बी जो है वो बहुत ज्यादा है। इज इट ओके? इतनी बात क्लियर हो गई, राइट? अब जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, इनके बीच में ये लिक्विड फेज में जो भी आपके पास मिक्सचर है ए और बी का, कोई भी हो सकता है, ये मिक्सचर किसी का भी हो सकता है, ये आइडियल भी हो सकता है, नॉन आइडियल भी हो सकता है, कोई भी ले लो। ये मिक्सचर जो है ए और बी का और ये जो वेपर्स है ए और बी का, उन दोनों के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो जो प्रेशर मुझे यहां पे मिलेगा इस वेपर की वजह से, वो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर। और वो वेपर प्रेशर किस पे अप्लाई होता है, अगर ये वेसल हमने क्लोज रखा है तो वेपर्स किस पे प्रेशर लगाती है, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर ये प्रेशर लगाती है। उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स on the surface of liquid at equilibrium. Listen carefully. The pressure exerted by the vapor on the surface of liquid at equilibrium is known as vapor pressure of that liquid. Is it okay? यहाँ पे हमारे पास 2 लिक्विड्स हैं। अब देखो ब्यूटीफुल चीज क्या है, ये जो फेज है ये लिक्विड फेज है जबकि ये वेपर फेज है, ठीक है, ये लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज है। अब लिक्विड फेज में भी जो हमने ए और बी लिया होगा, उसका कोई पर्टिकुलर अमाउंट लिया होगा, तो उस अमाउंट की वजह से ए और बी के कोई मोल्स होंगे, ए और बी के मुझे कुछ मोल्स मिलेंगे, और ए और बी के कुछ मोल्स से मैं उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं, इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाय टोटल मोल करके मैं उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। मान लीजिए मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब है मोल्स ऑफ ए ओवर मोल्स ऑफ ए प्लस बी। और सेम वे मैं अगर एक्स भी निकालना चाहता हूं तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? तो ये दोनों के मुझे मोल फ्रैक्शंस मिल गए। हम मोल फ्रैक्शन पे ही ज्यादा विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि राउल्ट्स लॉ में हम मोल फ्रैक्शंस लेते हैं, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, अगर प्रेशर ऑफ ए फाइंड करना है तो क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, ये राउल्ट्स लॉ है, ठीक है। पी बी क्या होता है बेटा, पी नॉट बी एक्स बी, ये राउल्ट्स लॉ है, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन से फेज के लिए बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड फेज के लिए। लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है वो x से है और लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ b है वो xb। अब
इक्विलिब्रियम पे यहां पे भी एक कोई फिक्स अमाउंट में वेपर्स बनी होगी, तो वो वेपर्स का भी कुछ मोल होगा, वेपर फेज में उसके कुछ मोल्स होंगे, और उसके लिए भी मुझे कुछ उसका मोल फ्रैक्शन मिल सकता है, ऑब्वियसली मिल ही सकता है। वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन हमें मिलता है उस मोल फ्रैक्शन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा वेपर फेज है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, वेपर फेज। ये लिक्विड फेज था, वेपर फेज है। तो वेपर फेज में भी मुझे क्या मिल सकता है, मोल फ्रैक्शन मिल सकता है। वो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा YA is equal to moles A upon moles of A plus B, and YB is equal to mole fraction of B upon mole fraction of A plus B in vapor phase। तो वेपर फेज में जो Y है वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है, YB जो है वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है। समझा? X लिक्विड फेज के लिए हम सिंबल यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का, और गैसियस फेज में जो भी मोल फ्रैक्शन है उसको हम YA और YB से रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हो रही है? वेपर फेज और लिक्विड फेज में हम मोल फ्रैक्शन को दिखाने का ये तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर? ये चीज बराबर से देखो, ये वेपर फेज के लिए, ये लिक्विड फेज के लिए। फटाफट इसको 1 मिनट तक देखो और मुझे बताओ डन करके, अगर बराबर से समझ में आ गया तो डन करके बताओ। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ये लिक्विड फेज में ए और बी का अमाउंट है, ये वेपर फेज में ए और बी का अमाउंट है, अदरवाइज मोल फ्रैक्शन है। राइट? जल्दी 1 मिनट ऑब्जर्व करो और बताओ मुझे क्या है। समझ आया तो डन करो जल्दी। वेरी गुड कृष्णा, डन डन डन, सही है संदीप। ओके वेरी गुड। चलिए अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में वेपर्स और लिक्विड फेज में सॉल्यूशंस हैं, यानी मोल फ्रैक्शन हमें दोनों के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए मैं एक और चीज भी बोल सकता हूं कि YA प्लस YB जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां भी बोल सकता हूं कि XA और XB का टोटल जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? तो अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो एक चीज याद रखो कि जो भी चीजें हम यहाँ पे लिक्विड फेज के लिए बात करते हैं, जो मोल फ्रैक्शन हम लिक्विड फेज X है ना, यहाँ पे XA है ना, मतलब राउल्ट्स लॉ जो है वो किसके लिए बात करता है, सॉल्यूशन फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसके लिए। मतलब ये हमारा राउल्ट्स लॉ है, लिक्विड फेज वाला राउल्ट्स लॉ है। ऑब्वियसली गैसियस फेज वाला यानी वेपर फेज वाला जो है वो क्या है, डाल्टन्स लॉ है। तो मैं राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूलाज तो यहां पे लिख चुका हूं, अब डाल्टन्स लॉ के लिए फॉर्मूला में लिख रहा हूं। राइट? इसको मिटा दें, इसको हटा देते हैं पहले, और डाल्टन्स लॉ के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। राउल्ट्स लॉ वाला मैंने लिख दिया था, वापस यहां पे लिख देते हैं।
PA is equal to P naught A XA and PB is equal to P naught B XB. Now for Dalton's law. डाल्टन्स लॉ में क्या होगा? डाल्टन्स लॉ में अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला तो ऐसा दिया था कि P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। ए और बी जो है उनका पार्शियल प्रेशर का सम जो है वो P टोटल के लिए होता है। ये एक इसका नॉर्मल फॉर्मूला था, उसके जो रूल के बेस पे था। एक इस पे थोड़ा हमने एडवांस फॉर्मूला बनाया था। एडवांस फॉर्मूला क्या था कि पार्शियल प्रेशर, ये वाला पार्शियल प्रेशर ये पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। याद है ये आपको हमने डाल्टन्स लॉ में बताया था, और अभी करंटली हमने जो वो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर लिया था, इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में और आयनिक इक्विलिब्रियम, उस इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी आपको अगर याद हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते थे, इनिशियल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स, पार्शियल मोल पर लीटर, पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, ऐसा हमने पूरा एक लिस्ट बनाया था। 6-7 चीजें हम लिखते थे और सामने वो टेबल बनाते थे। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखा होता था और यहाँ पे 4-5 चीजें होती थी। याद आया? राइट? तो वहां भी हम क्या लेते थे? ये पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते थे। तो पार्शियल प्रेशर कैसे मिलता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर PA है, तो अगर मैं PA के लिए लिखना चाहता हूं तो PA क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज क्या है? YA इनटू P टोटल। PT का मतलब है P टोटल। अच्छा, और PB का क्या हो जाएगा? PB विल बी YB इनटू P टोटल। आई बात समझ में? तो ये YA और YB जो है वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है। हम ये डाल्टन्स लॉ इस वेपर्स को क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वेपर्स जो है उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं? गैस। वो गैस ही तो है, गैसियस फॉर्म में है, इसलिए मैं डाल्टन्स लॉ उसके लिए अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, इतना कहानी। अब देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे PA और PB है और यहां भी हमारे पास PA और PB है और ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है वो क्या है? वेपर प्रेशर ही तो है ऑफ अ सॉल्यूशन। ये भी तो आपका वेपर प्रेशर ही तो है, ये भी आपका वेपर प्रेशर है, ये भी आपका वेपर प्रेशर है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। सुनना बराबर से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये दोनों सेम इसलिए है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, वेपर प्रेशर आपका कहां पे है? लिक्विड और गैस के, लिक्विड और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम है, इसलिए इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो अब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ये YAPT और इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं मैं। P नॉट A XA इज इक्वल टू YA टोटल प्रेशर। और दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं? सेकेंड कंडीशन में ये लिख सकता हूं P नॉट B XB इज इक्वल टू YB PT। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं YA को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? P नॉट A XA अपॉन PT। ये हमारा हो गया एक फॉर्मूला नंबर 1। YA इज इक्वल टू P नॉट A XA अपॉन PT, और यहां पे हो गया YB इज इक्वल टू P नॉट B XB अपॉन PT। ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 2। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया, राइट? इसमें भी हम 3 फॉर्मूला बनाएंगे। आपको याद है ना, इससे पहले भी हमने 3 फॉर्मूला बनाए थे। 3 फॉर्मूला कौन कौन से थे? नंबर 1 राउट्स लॉ के लिए था PA इज इक्वल टू P नॉट XA, है ना? दूसरा फॉर्मूला कौन सा था? वो दोनों वोलेटाइल थे, तब की बात क्या थी? दोनों वोलेटाइल होते थे तब क्या बनाया था हमने? वो एक लंबा सा फॉर्मूला बनाया था, याद है?
कि जो आपका टोटल प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो जाता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, अगर एक्स ए के लिए लेना है तो मैंने बताया था कि आप क्या करो, बी ए बी ए बी ए बी ए, और अगर एक्स बी के लिए करना है तो क्या करोगे, ए बी, राइट। इस तरह से मैंने दो फॉर्मूला याद रखवाए थे, और एक जो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला था ये वाला, वो यानी वो तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। सेम वे यहाँ पे y a इज इक्वल टू क्या हो गया, p नॉट x a अपॉन p टोटल, और y b क्या हो गया, p नॉट a x b अपॉन p टोटल। ये दो फॉर्मूलाज हो गए। अब तीसरा एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए ये क्या है, पता है, ये हमने राउल्ट्स लॉ लिया है, p नॉट x है, और ये लिया है मैंने डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के बीच का ये रिलेशन हो गया, और उसमें से मैंने y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अगर हमें p नॉट है, और p नॉट है ऑब्वियसली दिया ही जाएगा, मान लो अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया तो बाकी सारे डेटा दे देना पड़ेगा, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली आपको ये कांस्टेंट का वैल्यू p नॉट a p नॉट b का वैल्यू दे देना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज भी आपको मान लो पता है, लिक्विड फेज में p टोटल भी आपको पता है। p टोटल कैसे फाइंड करोगे, यहां से हमें pa और pb मिलेगा, उसको दोनों को ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा p टोटल। आपके पास एक से है ना, मैंने क्या बोला, एक से है आपके पास, p नॉट a है, p नॉट b भी है, आपको मान लो गिवन है, तो pa और pb का वैल्यू मिल जाएगा, p टोटल हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूं, वेपर फेज में a का कितना मोल फ्रैक्शन होगा वो मैं फाइंड कर सकता हूं। मैं ये डिसाइड कर सकता हूं ऑन पेपर कि अगर ये a और b यानी मान लो टोल्यून और बेंजीन, इन दोनों को मिक्स करने के बाद, इतना अमाउंट में मिक्स करने के बाद किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी कितनी वेपर्स बनेगी विदाउट एक्सपेरिमेंट। मुझे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑन पेपर मैं डिसाइड कर सकता हूं कि वेपर फेज में उसका बेंजीन का और टोल्यूएंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। आर गेटिंग अ पॉइंट? ये सारी कहानी, ये सारी झंझट हम क्यों कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। हम सिर्फ डेटा XA, XB, P नॉट B, P नॉट A, ये डेटा से हमें डायरेक्ट डिसाइड करना है कि वेपर फेज में A और B का क्या मोल फ्रैक्शन होगा। अगर वो मोल फ्रैक्शन हमारे लिए काम का है तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर काम का नहीं है तो नहीं करेंगे। आर गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है ना? तो जितना हो सके उतना ऑन पेपर हम डिसाइड करना चाहते हैं कि कितना मोल फ्रैक्शन हो सकता है। इज इट ओके? ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन आपको पता चला? ये साइंटिफिक अप्रोच है पूरा। गॉट इट? तो राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ, दो फॉर्मूलाज आ गए। तीसरा फॉर्मूला बनाते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। YA प्लस YB, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। YA प्लस YB जो है मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, P नॉट A XA अपॉन P टोटल प्लस P नॉट B XB और P टोटल। ठीक है, नीचे हो जाएगा P टोटल। फाइन, इसमें से P टोटल को लेके सामने फेंक देता हूं मैं, इसमें से P टोटल को लेके सामने फेंक दो, तो ये क्या हो जाएगा, P टोटल YA प्लस YB इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ठीक है, आप जानते हो कि YA प्लस YB, अभी हमने बताया था, YA प्लस YB क्या होता है, 1। सो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। आइला, ये तो कुछ जाना पहचाना है यार, ये तो जाना पहचाना है। ये क्या है, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन वोलेटाइल स्टेट, बोथ आर लिक्विड और दोनों वोलेटाइल है, तब का टोटल प्रेशर। अरे वाह, कल मैंने इसके लिए आपको दो ग्राफ बनाने के लिए बोला था, कई बच्चों ने बहुत सही ग्राफ बना के मुझे भेजे हैं। मैंने ग्राफ आपको एक बताया था जिसमें A वोलेटाइल था B के कंपैरिजन में,
तो ग्राफ में वो ए वाला पार्ट जो है वो उस एक्सिस पर कहां पे आता था, ऊपर, और यानी पी नॉट ए ऊपर आता था और पी नॉट बी कहां पे था, नीचे। अगर पी नॉट बी ज्यादा होता तो उस तरह का ग्राफ जो है बढ़ जाता। मतलब फटाक से बताता हूं, चलो पहले क्या था, ये ज्यादा था, ये पी नॉट ए था और यहां पे आता था पी नॉट बी, ठीक है। और मैंने उल्टा पूछा था कि अगर पी नॉट बी, पी नॉट ए यहां पे ज्यादा है पी नॉट बी के कंपैरिजन में, और मैंने पूछा था आपको कि पी नॉट बी अगर ज्यादा होगा पी नॉट ए से तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, पी नॉट बी ज्यादा होगा पी नॉट ए के कंपैरिजन में, और आपका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। करेक्ट है ये? कई लोगों ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है और उसमें 600 और 400 आंसर आ रहा है, वो भी करेक्ट है। ये क्लियर हुआ सबको? अगर दोनों सेम हो जाते तो ये लाइन सीधा जाता, मतलब ये पी है और पी नॉट बी और पी नॉट दोनों क्या हो जाते, सेम हो जाते, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बहुत सही आंसर दिया था। वापस आते हैं यहाँ पे, ये हमने कल की क्वेश्चन का आंसर बता दिया। वापस आते हैं कि हमने y और yb की वैल्यू से क्या निकाल लिया, आगे जो हमने राउल्ट्स लॉ में दोनों सॉल्वेंट सॉल्यूट वोलेटाइल हो तब के वाला जो फॉर्मूला था वो वापस हमने डिराइव कर लिया। ओके, कोई दिक्कत है किसी को? ये बराबर से समझ गया? कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ में हमें दो फॉर्मूलाज तो ये है हमारे पास जो हम याद रखने हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या हमने यहीं से वापस एक डिराइव किया है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आज के लिए एक होमवर्क है, और ये होमवर्क जो है उसमें आपको करना क्या है, मैंने यहां पे ये YA प्लस YB किया है ना, YA प्लस YB, आपको आंसर बताना है XA प्लस XB का। क्या लिखूं? XA प्लस XB क्या होगा ये आपको बताना है। दो फॉर्मूलाज आपके सामने हैं, वहीं से आपको XA और XB का वैल्यू बताना है। ठीक है, जल्दी से करो और 1 बजे के बाद मुझे उसका आंसर बता, XA प्लस XB। क्लियर? आज रुके यहां तक। आज का जो है वापस फटाफट से रिवाइज करना, इसके बेस पे कल हम क्वेश्चंस कराएंगे। गॉट इट? बी सेफ, स्टे सेफ, बाय बाय।